हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। तो आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत और समकालीन विश्व, जो एनसीईआरटी क्लास 9th के एसएसटी के सिलेबस में चैप्टर 2 है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। पहला जो चैप्टर था आपका फ्रांसीसी क्रांति, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने वो वीडियो देख ही लिया होगा। तो आज की क्लास में हम रूसी क्रांति के बारे में बात करेंगे और रूसी क्रांति के बारे में समझेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी के, उन क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रूस के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। तो 1905 के पहले कैसे सामाजिक स्थिति है, कैसी राजनीतिक स्थिति है और कैसी आर्थिक स्थिति है। तो तीनों में ही क्या था, स्थिति अच्छी नहीं थी। सामाजिक स्थिति को भी देखेंगे, राजनीतिक और आर्थिक को भी। सबसे पहले सामाजिक स्थिति को समझेंगे। अब इस समय का रूस जो है 1905 से पहले की रूस की बात हो रही है, तब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, पिछड़ी हुई परिस्थितियां थी। बहुत ही जटिल और असमान परिस्थिति थी और उस समय जो शासन व्यवस्था थी उसमें भी क्या था, तानाशाही थी। तानाशाही क्या थी, जार बोलते थे राजा को, जार का शासन था। ठीक है, तो राजा का शासन था। राजा के शासन में तानाशाही बहुत बढ़ गई थी। निकोलस द्वितीय के समय में हम देखते हैं क्रांति होती है और उस क्रांति के बाद राजा को हटाया जाता है, जार जो है उसको हटाया जाता है और फिर वहां पर जो है एक जो है शासन प्रणाली नई गठित की जाती है। वो आगे हम समझेंगे। अभी सामाजिक परिस्थिति में देखें तो 85% किसान थे, कृषक। कितने, 85% आबादी क्या थी, कृषि पर निर्भर थी, किसान थे। अब इनकी आय बहुत कम थी, निश्चित रूप से तभी तो क्रांति देखने को मिलती है बाद में हमें। इनकी आय बहुत कम थी, उद्योग धंधे उस समय बहुत कम थे और जिनके पास थे तो वो प्राइवेट थे, यानी गवर्नमेंट कंपनियां कम थी और ज्यादातर जो भी बिजनेसेस थे वो प्राइवेट ओन्ड बिजनेस थे, किसी ना किसी के अपने पर्सनल बिजनेस थे, यानी निजी स्वामित्व वाले बिजनेस थे। तो निजी स्वामित्व वाले बिजनेस से क्या होता है, उन्हीं लोगों को लाभ होता है जिनके वो बिजनेसेस होते हैं, और जो मजदूर वर्ग जो वहां काम करता है उनका शोषण अधिक होता है। श्रमिक व्यवसाय के आधारों पर बटे हुए थे, मजदूर क्या थे, वो व्यवसाय के आधार पर बटे हुए थे। खास तौर पर जब वो काम करने के लिए शहरों की ओर पलायन करते थे, ठीक है, और किसान जो खेती करते थे उन पर भारी कर्जा था, करों के बोझ के तले वो दबे हुए थे। हमने फ्रांस की क्रांति में भी देखा, जब किसानों की परिस्थिति खराब थी वहां पर क्रांति हुई। हम रूस में यहाँ देख रहे हैं किसानों की जो परिस्थितियां हैं वो खराब थी, मजदूर वर्ग के लिए जो परिस्थितियां हैं वो खराब थी। मजदूरों का वेतन कैसा था, कम था, उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था और ये घंटे कम से कम 12, 14, 16 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी और साक्षरता दर भी बहुत कम थी। तो सामाजिक स्तर पर पिछड़ा हुआ था 1905 से पहले रूस। अब हम बात करें आर्थिक स्तर पर कैसी परिस्थितियां थी। आर्थिक स्थिति हमने देखी कि किसानों की हालत खराब थी, किसान बुरी तरह से कर्ज के बोझ में दबे थे, उनकी आय कम थी, मजदूरों को वेतन कम मिलता था, ये हमने देखा। यानी रूस आर्थिक रूप से भी उस समय बुरे दौर से गुजर रहा था। ठीक है, काफी बुरा दौर उस समय था। औद्योगिकरण वहां बहुत देरी से शुरू हुआ और कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहा। इंपॉर्टेंट बात है, जो मॉस्को है वहां और उसके आसपास तक ही जो है ये सीमित रहा। जो आज रूस की राजधानी है मॉस्को और पेट्रोग्राद, ठीक है, इन तक ही सीमित रहा। क्या रहा, विकास, या हम कहें औद्योगिकरण, वो मुख्य शहरों तक सीमित हो गया। जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी। अभी पीछे मैंने बताया 85% कौन थे, किसान थे। तो किसान मजदूरों के बीच भुखमरी थी, गरीबी थी। क्यों, क्योंकि कृषि से ज्यादा आय नहीं होती थी, मजदूरों को अधिक वेतन नहीं मिलता था और ऐसे समय में महंगाई बढ़ गई, वस्तुओं की कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई। अब जब महंगाई बढ़ती है तो जो वेतन है वो और कम लगने लगता है, जो आय है लोगों की वो और घट जाती है। यानी मान लो पहले 100 रुपए वो कमाता था और 20 रुपए उसे अपने खाने पर खर्च करने पड़ते थे या अपने आवश्यक चीजों पर खर्च करने पड़ते थे। अब वह 100 रुपए कमाता है और महंगाई बढ़ने के बाद उसे जो है 30 रुपए समझ लो खर्च करने पड़ते हैं। तो उसकी जो आय है वो तो नहीं बढ़ी, खर्चे बढ़ गए क्योंकि महंगाई बढ़ गई। तो इस तरह से जो है वास्तविक जो मजदूरी है वो भी कम हो जाती है, वास्तविक जो बचत है वो घट जाती है।
तो इस कारण से हड़तालें होने लगी देश में, जिसमें से सेंट पीटर्सबर्ग हड़ताल काफी प्रसिद्ध है। मजदूरों ने हड़तालें करनी शुरू कर दी और इन हड़तालों की लगातार श्रृंखला बनती जाती है, समय समय पर ऐसी छोटी छोटी हड़तालें होती रहती हैं और धीरे धीरे जो है 1905 में एक ऐसा दौर आता है कि जो है क्रांति हो जाती है और 1905 की क्रांति का रूप ये ले लेती है। ठीक है, अब राजनीतिक हालात को समझते हैं। जार का शासन था, मैंने बताया आपको, जार निकोलस द्वितीय। तो यहाँ पर 1914 से पहले राजनीतिक दल क्या होते थे? अवैध होते थे। कोई राजनीतिक दल नहीं बना सकता था क्योंकि राजा के शासन में कोई और पॉलिटिकल पार्टियां नहीं होती हैं। ठीक है, पहले राजा का राजशाही हुआ करती थी। उसके बाद पहला जो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी, जिसकी स्थापना 1898 में हुई थी, इसको भी काफी समय तक अवैध रूप से काम करना पड़ा था, छिप करके काम करना पड़ा था। ठीक है, ये मार्क्स के विचारों से जो है वो प्रभावित था। तो एक तरह से ये क्या थे? समाजवादी थे। तो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई? 1898 में। ये याद रखना है, क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, और ये किसके विचारों से प्रभावित है? मार्क्स के, कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। समाजवाद हम कहते हैं, कार्ल मार्क्स के विचारों को हम जनरली क्या कहते हैं? समाजवाद। जहां पर कार्ल मार्क्स बात करते हैं कि जमीनें कैसी जो है सामूहिक खेती की बात करते हैं, जो संसाधन है उन पर सभी का बराबर हक है। तो इस तरह से जो है कार्ल मार्क्स के विचार थे और कार्ल मार्क्स जो है सामूहिक खेती की भी बात करते हैं। 1903 में यह पार्टी 2 समूह में बट गई, एक थे मनसेविक और एक थे बोल्शेविक। आगे हम काफी चर्चा करेंगे बोल्शेविक के बारे में, क्योंकि इनके बारे में काफी चर्चा हमें अलग अलग क्वेश्चंस में देखने को मिलती है। तो बोल्शेविक जो है यहाँ पर सत्ता में भी आएंगे रसिया में। शुरू में समाजवादी जब सत्ता में आते हैं तो उसमें बोल्शेविक ग्रुप यहाँ पर सत्ता में भी आएगा। तो हम आगे के प्रश्नों में इसकी चर्चा करेंगे। बोल्शेविक जो थे वो बहुमत में थे। ठीक है, और इनका नेतृत्व वहां पर लेनिन कर रहे थे। लेनिन रूस की क्रांति के जनक हम कह सकते हैं। रूस की क्रांति में इनका बहुत योगदान है। ये उस समय के मार्क्स के बाद समाजवाद के महान विचारकों में से एक है। ठीक है, तो इसमें जब हम जानेंगे तो कुछ नाम आते हैं, कार्ल मार्क्स का, लेनिन का, स्टालिन का। ये प्रमुख रूप से 2-3 नाम हमें सुनने को मिलेंगे। तो लेनिन है जिनको जो क्या है? समाजवाद के प्रवर्तक है। ठीक है, समाजवाद। कार्ल मार्क्स भी समाजवाद के प्रवर्तक है और लेनिन यहाँ पर बोल्शेविक का नेतृत्व करेंगे। किसका नेतृत्व करेंगे? रूस की क्रांति में बोल्शेविकों का। तो बोल्शेविकों का ये नेतृत्व करेंगे और बोल्शेविक यहाँ पर सत्ता में भी आ जाएंगे जब जार का शासन समाप्त होगा। तो इतनी बात याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन था, कोई लोकतंत्र नहीं था, राजनीतिक स्थितियां ऐसी थी। ये अपनी गुप्तचर पुलिस रखता था, जिसे ओक्रोना कहा जाता है। ओक्रोना जो है हम गुप्तचर पुलिस को कहा जाता था और ये असहमतियों की जो भी असहमतियां होती थी उनको कुचल देती थी। कैसे? कुछ लोगों के बीच में कुछ लोग सादा वर्दी में रहते थे और जो भी लोग राजा की नीतियों की आलोचना करते पाए जाते थे उन्हें फिर राजा के सामने पेश कर दिया जाता और उनको सजा दी जाती, या फिर वही राजा के बिहाफ पर सजा देते थे। तो इस तरह से गुप्तचर पुलिस जो है काम करती थी और सामाजिक लोगों के बीच में जो है असहमतियों को दबाने का काम वो राजा के आदेश पर करते थे। तो उन्हें ओक्रोना कहा जाता था। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन स्तरों पर भिन्न थी? अब यूरोप उस समय समृद्धि की ओर बढ़ना शुरू हो गया था। हम जानते हैं कि यूरोप में जो आधुनिकरण है या हम कहें यूरोप में औद्योगिकरण है, कंपनियों का जो वो है वो काफी पहले शुरू हो गया था, रूस में बाद में शुरू हुआ। तो यानी रूस की जो कामकाजी आबादी है वो यूरोप की कामकाजी आबादी से अलग तरह से होगी, बिल्कुल अलग होगी। तो ये कैसे अलग थी? 1917 से पहले की बात हो रही है। तो 1917 से पहले रूस की जो कामकाजी आबादी थी वो यूरोप के अन्य देशों से अलग थी, क्योंकि रूसी मजदूर जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने के लिए गांव से नहीं आते थे। उनमें से कुछ गांव में ही रहते थे, यानी वो डेली अप डाउन करते थे, पलायन नहीं किया था उन्होंने। वो एक तो विशेषता है, क्योंकि यूरोप में जब औद्योगिकरण हुआ तो ये देखने को मिला कि लोग गांव से शहरों के लिए पलायन कर गए, गांव से शहरों में पलायन।
हमेशा औद्योगिकरण से हमें देखने को मिलता है। पर रूस में ऐसा नहीं था, बहुत सारे लोग डेली जो है ट्रेवल करते थे, तो रोजाना काम करने के लिए शहरों में जाते थे, यानी वे सामाजिक और व्यावसायिक रूप से एक अलग ग्रुप थे। अब यहाँ पर सामाजिक और व्यावसायिक रूप से अलग ग्रुप का मतलब क्या है? एक तो यहाँ पर मेंशेविक और बोल्शेविक समाज हमने देखा, व्यावसायिक रूप से भी अलग अलग स्तर पर मजदूर बटे होते थे, यानी अलग अलग काम करने वाले मजदूरों के बीच अलग अलग ग्रुप या समूह होते थे, यानी काम के हिसाब से अलग अलग समूह। और कुछ जो काम करने वाले जो मजदूर वर्ग है, जैसे धातु कर्मी यानी जो सुनार लोहार ये काम करते हैं, उनका ग्रुप सबसे प्रभावशाली माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन कामों को करने के लिए कुछ विशेष कौशल की जरूरत होती है, या जो धातुओं को पिघला करके सामान बनाते हैं, तो इनको भी मजदूर वर्ग के अंदर भी कुछ जो है कुलीन होते, कहते हैं ना कि सुपियोरिटी लेवल जो है वो इनमें भी थे, कि कौन बेहतर है कौन कम है। तो मजदूरों में भी सुपियोरिटी लेवल किस तरह से था कि जो धातु कर्मी थे उन्हें कुलीन माना जाता, क्योंकि उनके पेशे के लिए अधिक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती थी, अधिक स्किल की जरूरत पड़ती थी। बाकी जो बिना स्किल वाले या कम स्किल वाले काम होते थे, उनको करने वालों को थोड़ा सा नीचे दर्जे का समझा जाता। तो ये बात है, यानी रूस की कामकाजी आबादी में हमें क्या देखने को मिलता है? बंटवारा देखने को मिलता है, जबकि यूरोप की जो आबादी थी, जो मजदूरी करती थी या जो कामकाज करती थी, उसमें ऐसा नहीं देखने को मिलता, रूस में ऐसा देखने को मिलता है। तो फिर भी जो कामकाजी आबादी थी वो एक बात पर एकजुट थी, एक मोर्चे पर किस पर एकजुट थी कि रूस में जो काम की परिस्थितियां है ना वो ठीक नहीं थी, घंटों तक काम कराया जाता, लंबे जो है वर्किंग आवर होते, तो लॉन्ग, और जो एम्प्लॉय होते वो अक्सर जो है कर्मचारियों का शोषण करते, और इसलिए जब हड़तालें होती तो मजदूर अपने ये छोड़ करके कि कौन सा मजदूर किस कैटेगरी में है, या जो स्पेस कुशल मजदूर हैं या जो अकुशल मजदूर हैं, वो भेदभाव खत्म करके वो एक मुद्दे पर हमेशा साथ आते कि हमें काम की परिस्थितियों के खिलाफ और जो ज्यादा शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ लड़ना है। तो जब हड़तालें होती तो इन मुद्दों पर हमेशा एक होते। तो ये हालात थे रूस के 1917 से पहले। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? हम यहाँ जार जो है, जार मतलब राजा, निकोलस द्वितीय की बात कर रहे हैं। तो निकोलस द्वितीय का शासन क्यों खत्म हो गया? ये है निकोलस द्वितीय जो उस समय शासक था, ठीक है। इसका शासन क्यों खत्म हो गया? लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने क्रांति की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेनिन, ठीक है। इनके नेतृत्व में बोल्शेविकों ने, मजदूरों ने क्रांति की, और क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है जार को जो है सत्ता छोड़नी पड़ी और जार का शासन समाप्त हो गया। डिटेल में समझते हैं। रूस में लंबे समय से चल रहे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संकट। पहले प्रश्न में हमने समझा था कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां क्या थी, ठीक है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में जाकर के ये देख लेंगे, अभी मैंने बताया, ठीक है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां उसमें रूस में उस समय अच्छी नहीं थी, बेकार थी। अब जब राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां किसी भी देश में और आर्थिक परिस्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, मुख्य रूप से मैं अगर मोटा मोटी बात करूं, अगर आर्थिक स्थिति खराब होती चली जाती है तो क्रांति होनी स्वाभाविक है, जनता का विद्रोह होना बहुत स्वाभाविक है, जनता उस समय विद्रोह कर देती है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा जो है साइंस की, रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सा हर देश में देखा गया, जब भी आर्थिक परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हुई हैं, जनता ने विद्रोह कर दिया है नेचुरल तरीके से ही। तो जार ने पहले शुरुआती 2 ड्यूमा को बर्खास्त किया, क्या किया? जो संसद थे उसको बर्खास्त किया, फिर संसद को रूढ़िवादियों से भर दिया। रूढ़िवादी कौन थे? रूस में हम देखते हैं 3 समूह हैं, ठीक है, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। अभी मैं आपको रूढ़िवादियों के बारे में समझा देता हूँ। यहाँ रूढ़िवादी जो प्राचीन चीजों को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे राजशाही को बनाए रखना चाहते हैं, या जो परिवर्तन से जो है परिवर्तन का विरोध करते हैं। 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी परिवर्तन का विरोध करते रहे और वो राजशाही को पसंद करते रहे या राजशाही से करीबी बनाए रहे। 19वीं शताब्दी आते आते इन्होंने कुछ परिवर्तनों के लिए हामी भरी, पर फिर भी ये परिवर्तनों की दर धीमी चाहते थे, ठीक है, तेज परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन ना हो, और इन्हें राजशाही से कोई ज्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं थी। तो राजा ने फिर इनको अपने करीब रखने के लिए जो संसद थी, जो ड्यूमा था, ठीक है, उसको, उसमें रूढ़िवादियों को ज्यादा प्रेफरेंस दी।
अब ड्यूमा क्या होता है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या ग्रुप ऑफ जो है मेंबर्स होता है जो सलाह देता है राजा को, जार को। पर जार क्या करता? ड्यूमा से परामर्श किए बिना ही निर्णय ले लेता था। और ये बातें जनता को भी पता चलती हैं कि राजा जो है बिना परामर्श के कार्य करता है। तो इससे जो है जनता में विद्रोह भड़कने लगते हैं, धीरे धीरे क्रांति भड़कने लगती है। जब जार राजा युद्ध में गया तो शासन उस समय रानी और रासपुतिन मंत्री था। जैसे अयोग्य लोगों के हाथ में आ गया, इन्होंने और ज्यादा तानाशाही की। जार उस समय युद्ध में बिजी था और शासन की बागडोर रानी और मंत्री रासपुतिन के हाथ में थी, और इन्होंने शासन को और बदनाम किया अपने तानाशाही और मूर्खतापूर्ण निर्णयों से। और इसके कारण जो रूसी सैनिक थे, जो अपना घर बार छोड़ करके, क्योंकि बहुत सारे रूसी सैनिक कृषक भी थे, खेती छोड़ करके राजा के साथ युद्ध लड़ने गए थे, उन्हें भी हताशा हुई, भारी नुकसान भी उठाना पड़ा युद्धों में, और इस कारण उनका भी जो लगाव है वो जार से हट गया। और क्रांति में उन्होंने जार के खिलाफ विद्रोह करके किसानों का, मजदूरों का साथ दिया और गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये भी आपको पता होगा। जार से और भी दूर हो गए, सेना उनसे दूर हटती गई। पीछे हटती सेना द्वारा फसलों और इमारतों को जलाने से रूस की खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। युद्ध लड़ रहे थे, सेना हार रही थी और उसका नुकसान हो रहा था। रूस का जब नुकसान हो रहा था तो उसमें बहुत धन हानि, जनहानि, फसलों की हानि हुई, और इससे जो है खाद्यान्न की भारी कमी हो जाती है। जनता में भुखमरी और अकाल जैसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। मजदूरों और सैनिकों ने हड़ताल और विद्रोह कर दिया। जार के आदेश के बावजूद सेना ने विद्रोहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, ये मैंने आपको बताया। और सेना विद्रोहियों के साथ, जो कि बोल्शेविक और लेनिन के नेतृत्व में राजा का विरोध कर रहे थे, उनके साथ सेना मिल जाती है। सेना अपनी जनता पर गोली चलाने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो सब रूस के ही लोग थे, राजा का विरोध कर रहे थे। और इस कारण 2 मार्च 1917 में जार का जो शासन था वो खत्म हो जाता है। जार को सत्ता छोड़नी पड़ती है और लेनिन और बोल्शेविकों के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन होता है, वो हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा था? जार जो है अपने शासन को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, आसपास के देशों से लगातार लड़ाई लड़ रहा था। ये उस समय के रूसी साम्राज्य है, ठीक है, जिसको और बढ़ाए जाने के लिए वो लगातार युद्ध के मोर्चे पर रहता था, और जिसके कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, 2 सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाएं और दूसरी में अक्टूबर क्रांति की मुख्य घटनाएं हमें बतानी है और उनके प्रभावों को बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब रूस की क्रांति में क्या है? 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, क्रांति का समय फरवरी की क्रांति जिसे हम कहते हैं फरवरी की क्रांति, और एक को कहते हैं अक्टूबर की क्रांति। दोनों एक ही साल के भीतर हुई, ठीक है। कब? 1917 में। तो पहले फरवरी आएगा। फरवरी सर्दियों का समय होता है रशिया में, ठीक है, काफी ठंडा मौसम होता है उसमें उस समय। तो उस समय फरवरी की क्रांति हुई 1917 में। और फिर अक्टूबर 1917 की हम आगे बात करें तो क्या हुआ कि 22 फरवरी को नेवा नदी, ठीक है, नेवा नदी में के दाएं तट पर, नेवा नदी के एक किनारे पर मजदूरों के कारखाने हुआ करते थे, दूसरे किनारों पर राजशाही महल और किले वगैरह हुआ करते थे। तो ये मान लो कि ये दाएं तट है, तो इस तरफ जो है सब मजदूरों के कारखाने वगैरह थे, इधर जो है राजशाही महल थे। ये मान लो बायां तट है। अभी समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेवा नदी थी। क्या थी? नेवा नदी। एक सेकंड, तो बीच में थी नेवा नदी। दाएं तट पर कारखानों के मजदूरों ने विद्रोह कर दिया, और जब ये विद्रोह राजा को मालूम हुआ, जार को मालूम हुआ, तो उसने क्या किया? उसने ड्यूमा को भंग कर दिया। ड्यूमा यानी जो संसद सलाह देने के लिए बनाई गई थी 1905 के बाद, जो है लगातार हड़तालें हो रही थी, तो फिर एक ड्यूमा का गठन किया गया था। अब ड्यूमा की सलाह मानना राजा ने बंद कर दिया था, और 25 फरवरी को आदेश निकाला कि ड्यूमा को भंग किया जाता, खत्म किया जाता। इसके बाद क्रांति और भड़क गई, और अगले दिन 26 फरवरी को जो क्रांतिकारी थे वो बाएं तट पर जुटे।
बाएं तट जहां पर राजशाही के लोग रहते थे, राजा का महल भी था और जो राजशाही को पसंद करने वाले लोग और जो उच्च वर्ग के लोग थे वो वहां रहते थे। तो बहुत सारे प्रदर्शक बाएं तट पर जुट गए और एक दिन लगातार वो प्रदर्शन करते रहे, चेतावनी देते रहे, ठीक है, राजशाही को। 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय में तोड़फोड़ की गई, आसपास की जगहों पर जो सरकारी कार्यालय थे उनमें तोड़फोड़ की गई। रेजिमेंटों ने मजदूरों का समर्थन किया, मैंने कहा था ना, सेना ने मजदूरों के समर्थन की घोषणा कर दी और सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। सेना ने गोली चलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, क्योंकि जनता पर वो गोली चलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था सेना को कि जनता की मांगें जायज है। और यहां से फिर सोवियत का गठन हुआ और जार के शासन का अंत हो जाता है। अब यहाँ पर जार का शासन का अंत हो जाता है, उसने अस्थायी सरकार के गठन को जो मंजूरी दे दी होती है, तो अस्थायी सरकार बनाएगी और अस्थायी सरकार के माध्यम से सुधार किए जाएंगे, ऐसा वादा किया गया। पर ये सब चीजें होती नहीं है। पर इसी बीच जो है ट्रेड यूनियन और क्रांति भी आगे बढ़ती रहती है, लेनिन और बोल्शेविकों की लोकप्रियता भी बढ़ती रहती है, ये सब होता है। और जब इसमें एक घटना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब विद्रोहियों पर गोलियां चलवा दी गई थी और उसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उस घटना को हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तो ये भी घटना हुई थी फरवरी क्रांति में। उसके बाद अक्टूबर की क्रांति आती है, अक्टूबर क्रांति 1917। 16 अक्टूबर को जो है सोवियत द्वारा सैन्य क्रांतिकारी समिति का गठन किया जाता है। ये सैन्य क्रांतिकारी समिति का गठन किया जाता है और ये किसका विरोध करने के लिए? जो अस्थायी सरकार थी उसका विरोध करने, क्योंकि अस्थायी सरकार भी एक तरह से इनडायरेक्टली जो है वो रूढ़िवादियों के नियंत्रण में चली गई थी। और फिर अस्थायी सरकार ने जब के खिलाफ जब सैन्य क्रांतिकारी समिति ने प्रदर्शन करना शुरू किया, तो उन्होंने फिर 24 अक्टूबर को ही क्रांति करके एक रात में ही पूरे शहर पर नियंत्रण कर लिया। जितने भी मंत्री थे अस्थायी सरकार के, उन सब ने आत्मसमर्पण कर दिया। पहले उन्होंने प्रयास किया, ठीक है, इनका विरोध किया, उस गोलियां चलवाई, और बाद में जो है जब ये क्रांति इनके नियंत्रण से बाहर हो गई तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। सत्ता किसके हाथ में आ गई? बोल्शेविकों के हाथ में आ गई। ये सैन्य क्रांतिकारी समिति का जो गठन है बोल्शेविकों ने किया था। बोल्शेविकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? मैंने बताया लेनिन और ट्रोट्स्की मुख्य रूप से ये उनका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। इनके हाथ में सत्ता आ गई, बोल्शेविकों के हाथ में। तो ये अक्टूबर क्रांति के प्रभाव है। अक्टूबर क्रांति में इसने जो है सोवियत के संग पर लेनिन के शासन की शुरुआत हुई। किसके शासन की? लेनिन के शासन की शुरुआत हुई। तो अक्टूबर 1917 में यहाँ से लेनिन का शासन शुरू होता है। बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक स्टालिन लेनिन के बाद स्टालिन का शासन आता है और जहां से फिर एक तानाशाही शुरू होती है, ठीक है। और बाद में फिर स्टालिन का विरोध होता है और तानाशाही को दोबारा खत्म करता है, रूस में फिर क्रांति होती है। वो आगे हम देखें। अभी लेनिन का शासन शुरू हो गया, तो अक्टूबर 1917 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ये सब चीजें हुई। फरवरी की क्रांति में क्या हुआ ये हमने देख लिया, अक्टूबर की क्रांति में क्या हुआ ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? अब बोल्शेविक सत्ता में आए ही इस वादे के साथ थे कि जो जार के शासन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे, ठीक कर देंगे। और बोल्शेविक किस में विश्वास करते थे? मार्क्सवाद में, या हम कहें समाजवाद में विश्वास करते थे। समाजवाद में विश्वास करते थे। तो वही इन्होंने करना शुरू किया। बैंक और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बैंक और उद्योगों का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी ये अब एक किस में आ गए? सरकारी स्वामित्व में आ गए। सरकारी स्वामित्व में आ गए, ठीक है। निजी स्वामित्व को पसंद नहीं करता है समाजवाद, किसको? ठीक है। भूमि को भी क्या कर दिया? सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। जिनके पास ज्यादा जमीनें थी उनको आवश्यकता लायक जमीनें या घर का जो हिस्सा है वो देते हुए बाकी जो है वो बांट दिया जाता जरूरतमंदों के बीच में, या फिर उसको एक साझा खेती के रूप में लाया जाता, जिस पर जैसे 3-4 छोटे छोटे अगर किसी के खेत है उन्हें मिला करके एक बड़ा खेत बना दिया जाता और वहां पर टेक्नोलॉजी जो भी आधुनिकरण की सुविधाएं हैं वो मुहैया करा करके उन पर सभी का बराबर हक रहता और उसके होने वाले लाभ को सबके बीच में बराबर बांटा जाता। इसको कहा जाता समाजवाद या कम्युन सिस्टम। तो कम्युन सिस्टम को ही बढ़ावा दे रहे थे बोल्शेविक और उसी के तहत जो है भूमि को क्या किया गया? सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया था। दूसरा, किसानों को कुलीन वर्ग से जमीनें छीनने की अनुमति मिल गई।
जिनके पास ज्यादा जमीनें थी अमीर वर्गों से, तो उनको जो है जमीनें छीनने की एक तरह से अनुमति मिल गई, और कई जगह जो है भीड़ के रूप में किसान मजदूरों ने इकट्ठे होकर के बड़े किसानों की जमीनें छीन भी ली थी। शहरी क्षेत्रों में घरों का बंटवारा पारिवारिक आवश्यकता के अनुसार किया गया। अब किसी के पास बहुत बड़ा मकान है, पर वो वहां 4 लोग ही रहते हैं, पर उस मकान में 20 लोग रह सकते हैं, तो 4 लोगों के लिए जितने कमरों की आवश्यकता है या जितने बड़े घर की आवश्यकता है, उतनी जगह देते हुए बाकी के हिस्से को जरूरतमंदों के बीच बांट दिया जाता था। तो इस तरह से बोल्शेविकों ने तुरंत जो है ये सब काम करने शुरू किए। फिर पुरानी जो कुलीन उपाधियां थी, जो प्रतिष्ठित लोगों को मिला करती थी, उन पर बिल्कुल रोक लगा दी गई। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे क्रांति के बाद जो है लेनिन और ट्रोट्स्की बैठे हुए यहाँ दिख रहे हैं आपको, और सेना और अधिकारियों के लिए नई वर्दियां शुरू की गई। इसके लिए पूरा एक कंपटीशन कराया गया था, ड्रेस का कंपटीशन, और वहां पर जो है सेना की नई ड्रेस बनवाई गई। उसमें हम देखेंगे कि सेना के जो है कुछ इस तरह की जो है ड्रेस बनाई गई। यहाँ पर जो ये टोपी लगाए हुए हैं, इसको बुदियोनोवका कहा जाता है। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, बुदियोनोवका। ये टोपी का नया डिजाइन जो सैनिकों के लिए किया गया, सैनिकों की नई ड्रेस बनवाई गई, सेना और अधिकारियों की क्या नई ड्रेसें बनवाई गई। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में घरों का बंटवारा किया गया। ये मैंने आपको बताया कैसे किया गया। कुलीनों की उपाधियों पर रोक लगा दी गई। ठीक है, किसानों को कुलीन वर्ग से जमीन छीनने की अनुमति मिल गई। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये सब पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने क्या किया, क्योंकि वो समाजवाद के वादे के साथ आए थे। किसके वादे के साथ? समाजवाद के। बाद में देखना कि समाजवाद किस तरह से उनके लिए नुकसानदायक साबित हो जाता है। ठीक है, कुछ जगह समाजवाद की विचारधारा में आज भी विश्वास किया जाता है, पर आदर्श रूप में समाजवाद कहीं भी अभी स्थापित नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें इन शब्दों के बारे में संक्षेप में बताना है। कुलुक क्या होता है, ड्यूमा क्या होता है, या 1900 से 1930 के बीच महिला कामगारों की क्या स्थिति थी रूस में, उदारवादी कौन थे रूस की क्रांति में हम बात करेंगे, स्टालिन का सामूहिकरण का कार्यक्रम क्या था। तो इन सबको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले शब्द पर आते हैं कुलक। तो कुलक क्या था? कुलक कहा जाता था अमीर किसानों को। किसको? जो अमीर किसान थे, जिन पर ज्यादा बड़ी जमीनें थी, उनको रूस में कुलक कहा गया। ठीक है, और इन्हीं कुलक से क्या किया गया, जमीनें छीनी गई। स्टालिन ने जब भूमि का सामूहिकरण किया, वो कुलकों को जिम्मेदार मानता था अकाल के लिए या कम पैदावार के लिए। तो रूसी शब्द है कुलक, जो धनी किसानों के लिए प्रयोग किया जाता है। कुलक रूसी शब्द है जिसको धनी किसानों के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टालिन का मानना था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज का भंडारण कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। ऐसा हुआ जब स्टालिन का शासन था, तो उस समय 1930 के दशक से कुछ समय पहले, तो 1927-28 में काफी भुखमरी हो गई, पैदावार काफी कम हुई, या जो हुई तो बाजार में जो है खाद्यान्नों की कमी हो गई। अब स्टालिन को किसी ने बताया कि ये जो अमीर किसान है ना, ये भंडारण कर ले रहे हैं, अपना खाद्यान्न बेच नहीं रहे, क्योंकि कीमतें कम है बाजार में, और ये जब बेचेंगे जब कीमतें बढ़ जाएंगी। तो वो इनको जिम्मेदार मानता था कि जो अकाल आया है, जो भुखमरी है, वो इनकी वजह से है। तो इसलिए उसने इनको जिम्मेदार मानते हुए क्या किया कि इनकी जमीनें छीन ली और उनका सामूहिकरण करना शुरू किया। तो आपूर्ति की गंभीर समस्या से जूझ रहा था उस समय रूस, और कुलकों को इसलिए उसने जिम्मेदार माना और कहा कि आधुनिक खेती को विकसित करने के लिए और औद्योगिक आधार पर चलाने के लिए स्टालिन की जो नेतृत्व वाली पार्टी थी, उसने कुलकों को खत्म करना जरूरी समझा। यानी बड़े किसानों की जमीनें छीन ली और उन्हें सबके बीच में बांट दिया, और या उन पर सामूहिक खेती के प्रारंभ की। सामूहिक खेती क्या होती है? सामूहिक खेती कि एक खेत है जिस पर 10-20 परिवार मिलकर खेती करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो खेत पहले किसी एक का था, अब उस पर एक व्यक्ति ना करके 20 परिवार एक साथ मान लो खेती करते हैं, तो सभी मेहनत करेंगे तो पैदावार भरपूर होगी। ऐसा स्टालिन का मानना था कि एक व्यक्ति ना तो इस खेत को ढंग से कर पाता होगा, पर सब करेंगे मिलके तो वो ढंग से इसको बो पाएंगे। प्लस वो इनको कहता है
कि मैं आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराऊंगा। अब जब तकनीक साझा रहेगी, उस पर किसी एक का हक नहीं है, इन सभी 20 परिवारों को बराबर हक है। तकनीक प्रशासन उपलब्ध कराएगा और इस बड़े खेत पर मिलकर खेती करो, जो लाभ होगा वो बराबर बांट लो, तो सभी की आय होगी, पैदावार ज्यादा होगी, ऐसा स्टालिन का मानना था। बट हुआ इसका उल्टा। 1930 के बाद 1930, 31 और 32 के दौर में और ज्यादा अकाल पड़ा। ठीक है, तो वो समस्या सॉल्व नहीं हुई। नेक्स्ट देखिए, ड्यूमा। ड्यूमा क्या है? ड्यूमा कहते हैं संसद को। संसद, जार ने कुछ लोगों के समूह जो कि असंतोष व्यक्त कर रहे थे, उन्हीं के बीच से सदस्यों को चुन करके और कुछ अपनी पसंद के सदस्यों को चुन करके संसद का सरकार चलाने के लिए गठन किया, जिसको कहा जाता था ड्यूमा। आज भी रूस में संसद को ड्यूमा कहा जाता है। तो 1905 की क्रांति के दौरान जार ने रूस में एक निर्वाचित सलाहकार संसद का गठन किया था, और उसी को क्या कहते हैं हम? ड्यूमा कहते हैं। उसी को ड्यूमा कहा जाता है। ठीक है, निर्वाचित सलाहकार संसद का जिसका गठन उस समय जार ने किया था, उसको ड्यूमा कहा था, और आज भी रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। नेक्स्ट है 1900 से 1930 के बीच महिला कामगारों की स्थितियां क्या थी? तो महिला कामगारों ने क्रांति में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। 1900 से 1930 के बीच में हम देखें तो 1914 तक वे कारखानों में भी काम करने में आ गई थी। तो कारखानों में काम करने वाले मजदूरों में उनका 31% हिस्सा था, तो यानी वो बड़ी संख्या में कारखानों में काम करती थी। तो जब भी मजदूर हड़तालें होती थी, उनमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेती थी, पर उन्हें वेतन कम मिलता था। वेतन लगभग आधा या 1/3, 3/4 ऐसे मिलता था। ठीक है, पुरुषों से कम वेतन मिलता था। तो स्थिति महिला कामगारों की और खराब थी। हालांकि वो हड़तालों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी, नेतृत्व भी करती थी, और कई ऐसी प्रमुख महिलाएं थी जिन्होंने क्रांति में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उनका नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। तो महिला मजदूरों ने क्रांतियों में भाग भी लिया था, अपने अधिकारों की मांग, और जो भी अधिकारों की मांग लोगों की तरफ से की जा रही थी, उनमें उनका साथ भी दिया था, क्योंकि वो एक बड़ा हिस्सा थी। 1914-15 तक 31% महिलाएं कारखानों में काम करने आ गई थी रूस में, हम उस समय देखें तो ये काफी बड़ी संख्या है। हमारे यहाँ आज भी जो है 11% ही ये रेशियो बड़े शहरों में हमें देखने को मिलता है कि महिलाएं जो है कारखानों में या कंपनियों में काम करने में अनुपात हम देखें। मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, वहां अनुपात हम बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो करीब जो है 30% महिलाएं जो है खेती में पुरुषों के साथ मिलकर के काम करती हैं। पर शहरों में हम अगर कारखानों में काम करने की बात करें तो आज भी ये 10-11% ही बड़े शहरों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है संक्षेप में बताएं कि उदारवादी कौन थे। ठीक है, या किसे कहते हैं। हम रूस की क्रांति के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो रूस की क्रांति के समय उदारवादी कौन थे? वो थे जो ये चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करे, बराबर उनके साथ व्यवहार करे, उन्हें कहा जाता था उदारवादी। ठीक है, क्योंकि उस समय हम देखें दुनिया भर में अलग अलग जो सरकारें थी, जैसे इंग्लैंड की सरकार जो है वहां चर्च की तरफ ज्यादा झुकी रहती थी, ऐसे ही अलग अलग देशों की सरकारें जो है अलग अलग अपने देश के धार्मिक विश्वासों के अनुसार, बहुमत के धार्मिक विश्वासों के अनुसार उनकी तरफ झुकी रहती थी, उनका समर्थन करती थी। पर उदारवादी चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करे। पर यहाँ रूस के संदर्भ में जो उदारवादी की बात हम उस समय कर रहे हैं, पर वो चाहते थे कि जो वोट का अधिकार है, वो वोट का अधिकार केवल जो है धनी परिवार के पुरुषों को हो। ठीक है, धनी पुरुषों को हो। तो ये एक गलत बात थी। ठीक है, हम कह सकते हैं आज के संदर्भ में हम जानते हैं कि वोट देने का अधिकार सभी को होना चाहिए। ये एक व्यस्क एक जो है उनको वोट का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। इसको पैसे से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक एज का क्राइटेरिया आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो वे एक ऐसे राष्ट्र के समर्थक जो चाहते थे कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु हो सरकार। ठीक है, एक ऐसा राष्ट्र जो सरकार के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करे। देश या सरकार ऐसी हो जो हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। हालांकि उदारवादियों की निर्वाचित संसदीय शासन प्रणाली वो चाहते थे कि संसद कैसे बने? निर्वाचन से, यानी लोगों के द्वारा चुने हुए।
शासन प्रणाली चाहते थे, और मतदान का अधिकार वो केवल पुरुषों को हो, वो भी वो जिनके पास संपत्ति है, अमीर है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक जो है उस समय के जो उदारवादी थे, रूस के उदारवादी थे, उनका विचार था। ठीक है, ये उदारवादी शब्द का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर मैं बात जो कर रहा हूँ ये रूस की क्रांति में जो उदारवादी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, रूसी क्रांति में उदारवादियों के विचारकों की। ठीक है, तो वो चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो धर्म के प्रति सहिष्णु हो, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करे, निर्वाचित संसद प्रणाली हो, पर वोट का अधिकार संपत्ति के मालिकों को हो। बताओ, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन पर आ गए। ठीक है, तो ये स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम। ठीक है, तो स्टालिन ने क्यों ये कार्यक्रम चलाया सामूहिकरण का? बड़ी जमीनें बनाने का कार्यक्रम, या कुलक से जमीनें छीनने का कार्यक्रम? कुलक कौन थे? अमीर किसान, मैंने अभी बताया था, अमीर किसानों से जमीनें छीनने का कार्यक्रम, जिसको हम सामूहिकरण का कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है, ये क्यों लाया? क्योंकि स्टालिन का मानना था कृषि का सामूहिकरण रूस में अनाज की आपूर्ति में सुधार लाएगा। इसको लगता था कि जो बड़े किसान हैं वो पैदावार को अपने यहाँ इकट्ठा करके रख लेते हैं, जिससे मार्केट में जो है खाद्यान्नों की कमी हो जाती है और फिर जो है दाम बढ़ने पर बेचते हैं। तो ये इसके लिए कुलक यानी अमीर किसानों को जिम्मेदार मानता था। तो अगर उनसे खेती छीन करके सामूहिक खेती के रूप में जो है लोगों को खेती करने दी जाए, तो इसको लगता था कि इससे जो है अनाज की पैदावार भी ज्यादा होगी और लोगों के पास पैसा भी आएगा और रूस की तरक्की भी होगी। तो इसलिए इसने सामूहिकरण करना शुरू किया था। 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत की। कब की? 1929 में। तो ये याद रखिएगा, इसने 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत की। सभी किसानों को सामूहिक खेतों पर काम करने के लिए, सामूहिक खेतों को कलहोज कहा जाता था, कलहोजों पर काम करने के लिए मजबूर किया गया और किसानों ने इसका विरोध भी किया। बहुत सारे किसानों ने और किसानों के समूह ने इसका विरोध किया, क्योंकि बहुत सारे जो किसान थे वो अपनी खेती को ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे। इन्होंने कहा कि जो औजार हैं वो भी सामूहिक कर दिए जाए, हम भी कुछ आधुनिक यंत्र प्रदान करेंगे और खेतों को एक सामूहिक खेत के रूप में प्रयोग किया जाए। अधिकांश भूमि और औजारों को सामूहिक खेतों के स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया गया। कई किसानों ने इन प्रयासों का विरोध किया, अपना गुस्सा व्यक्त किया और दिखाने के लिए पशुधन को नष्ट कर दिया। इस क्रांति का एक खतरनाक परिणाम ये हुआ कि किसानों ने इसका विरोध किया, गुस्सा दिखाया, और गुस्सा दिखाने का, विरोध करने का उनका तरीका धीरे धीरे इतना हिंसक हो गया कि उन्होंने पशुओं को मारना शुरू कर दिया कि हम पशु ही नहीं रखेंगे, हम अपनी आवश्यकता ही कट कर देंगे, हम पैदावार करेंगे ही नहीं, हम किसी और के खेत में काम क्यों करेंगे जब हमारा खेत छीन करके जो है सामूहिक कर दिया गया। तो वो उसमें काम नहीं करना चाहते थे और इस सब के प्रति उनमें बहुत गुस्सा था और इसी गुस्से को दिखाते हुए उन्होंने पशुओं को भी मारना शुरू कर दिया और 2-3 साल के भीतर ही 1/3 पशु आबादी खत्म हो गई, मार दी गई। ठीक है, ये एक बहुत भयानक जो है घटना हुई। बाद में फिर जब इसका एनालिसिस किया स्टालिन की सरकार ने, जो अपनी एक वो जांच कराई, तो उसके सामने भी परिणाम यह आया कि सामूहिकरण की खेती से कोई लाभ नहीं हुआ है, उल्टा जो है जनता में और ज्यादा विद्रोह हो गया है। ठीक है, तो वो इनको बाद में ये पता चला कि सामूहिकरण से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं और बाद के वर्षों में खाद्य आपूर्ति की स्थिति और भी बदतर हो गई। 1930-32 के बाद के हालात खेती के लिए और ज्यादा बदतर हो गए और अकाल जैसी स्थिति और पैदा हो गई और पशुधन का नुकसान अलग हुआ, किसानों का विरोध अलग झेलना पड़ा। तो ये सब चीजें यहाँ पर हुई। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि रूसी क्रांति में फिर वो घटनाएं क्या रही, उसकी क्रांति के महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने रूस की क्रांति को अच्छे से समझा। ये क्लास आपको पसंद आई तो जरूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पीछे की क्लासेस आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको देखना है तो उसमें आप जाकर के अपने उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।